नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी असर। तो अब बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए चीनी स्टॉक का साप्ताहिक खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। थोक और खुदरा व्यापारियों को अब हर सोमवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से चीनी का स्टॉक बताना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि अभी देश में चीनी की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई है। भारत के पास घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक है। त्योहारों की मांग को देखते हुए सरकार ने 13 लाख टन चीनी की घरेलू बिक्री कोटा की पहली किश्त भी जारी कर दी है। इसे चीनी मिलें तत्काल प्रभाव से बेचना शुरू कर सकती हैं। जानबूझकर बैंकों का कर्ज न लौटाने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों की परिभाषा भी नए सिरे से तय की गई है। इस श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जिनके ऊपर 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कर्ज है और भुगतान क्षमता होने पर भी उन्होंने उसे लौटाने से इनकार कर दिया है। इसमें अन्य बातों के अलावा बैंकों के लिए दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है। वे कर्ज लेने वालों को जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाली श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 दिनों में शेयर बाजार में निवेश करने वालों के 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला गुरुवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 66,230 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 159 अंक टूटकर 19,742 अंक पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दर की स्थिति के संकेत से घरेलू बाजार में गिरावट आई। ये स्थिति सुस्त पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। सेबी ने स्कोर्स मंच के जरिए आने वाली शिकायतों के निपटान और निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 4 दिसंबर से लागू होंगे। निवेशक इसके जरिए प्रतिभूति बाजार, कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ सेबी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। नए दिशा निर्देश के तहत सभी इकाइयों को शिकायत मिलने की तारीख 21 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा। अगर शिकायत करने वाला संतुष्ट नहीं है तब वह समस्या का समाधान उपलब्ध कराने वाली इकाई से उसकी समीक्षा का आग्रह कर सकता है। संबंधित इकाई कार्रवाई रिपोर्ट की तारीख से 15 दिन के अंदर इसका समाधान करेगी। रुपए को और कमजोर होने से बचाने के लिए आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार से 30 अरब डॉलर खर्च कर सकता है। डाइचे बैंक ने कहा है कि ये राशि खर्च करने के बाद भी भारत के पास इतना मुद्रा भंडार बचा रहेगा जिससे वह अगले 10 महीने का आयात बिल चुका सकता है। रुपया डॉलर की तुलना में अपने सर्वकालीन निचले स्तर 83.30 के आसपास कारोबार कर रहा है। रिजर्व बैंक अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने घरेलू बचत में गिरावट आने की वजह बताई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब लोग दूसरे वित्तीय उत्पादों में निवेश कर रहे हैं, इसलिए घरेलू बचत में गिरावट में संकट जैसी कोई बात नहीं है। घरेलू बचत में गिरावट और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर हाल ही में आलोचना की गई है। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं का रुझान अब विभिन्न वित्तीय उत्पादों की ओर है और यही कारण है कि घरेलू बचत कम हुई है, इसलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 में वाहनों की उच्च लागत को देखते हुए रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित करेगी। रेट्रोफिटिंग का मतलब पुराने वाहन को नई तकनीक या सुविधाओं से लैस करना है। लोग अपने पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलना चाहते हैं। ये प्रक्रिया महंगी है। एक सामान्य वाहन में इस तरह के बदलाव में करीब 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। सरकार देखेगी कि इसे कैसे प्रोत्साहित किया जाए। सरकार अंतिम छोर तक संपर्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ट्रेन दुर्घटना के मामले में अब यात्रियों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में मौत या घायल होने पर यात्रियों को दी जाने वाली राशि का जो मुआवजा था उसे 10 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की है। ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को अब 5 लाख रुपए मिलेंगे, जो पहले 50,000 रुपए थे। गंभीर रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए के स्थान पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं साधारण चोट वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपए के बजाय अब 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा। बजट से पहले बैठकों का कार्यक्रम विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्रालय और विभागों को 5 अक्टूबर तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला बजट अंतरिम होगा। आम चुनावों के बाद नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी।
किया के वाहन खरीदना अब महंगा होगा। किया इंडिया ने सेल्टोस और कैरेंस मॉडल के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इन दोनों वाहनों के दाम 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे। कंपनी ने कहा है कि वह दाम में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। किया इंडिया भारतीय बाजार में सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस, कार्निवाल और EV6 की बिक्री करती है। ब्रिटेन में नई पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध 5 साल के लिए टल गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों पर पाबंदी को 5 साल के लिए टाल रहे हैं। ये पाबंदी 2023 में लागू होने वाली थी। नई पेट्रोल और डीजल कारों पर पाबंदी की समय सीमा को 2030 से बढ़ाकर 2035 कर दिया गया है। नेचुरल गैस से घरों को गर्म करने पर रोक की सीमा को 2035 से आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब हम आ गए आज की आखिरी खबर पर, जो है IPO के अपडेट से जुड़ी हुई। अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड ने IPO के लिए मूल्य दायरा 280 से 300 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का IPO 25 सितंबर को खुलेगा और 27 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 22 सितंबर को बोली लगा सकेंगे। तो मनी टाइम में ये थी आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनसे जुड़े कार्यक्रम को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।